मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। चलते हैं आज की वीडियो के लोग की वीडियो का टाइटल है दिविक एंड अमारा फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो देखते हैं भाई क्यों ये फाइट हुई है, वजह क्या बनी, तो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। ये कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और इसका टाइटल है दिविक एंड अमारा फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑन इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई इंडिया और कनाडा के बीच जो है वो एक तरह से जंग छिड़ी हुई है डिप्लोमेसी की, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की। बेसिकली ज्यादा जो गलती है इसमें 100% कहूंगा वो कनाडा की है। आपको तो पता ही कि जस्टिन ट्रूडो साहब दुनिया अब उन्हें जोकर के नाम से बुला रही है। तो चले देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर दिविक, अमारा इफ्तिखार अच्छा और अली रजा के बीच जो है वो किस तरह की बातचीत हुई है, देखते हैं। बेसिकली आप दोनों को मदऊ करने का जो पर्पस है वो ये है कि कल जो हालात रहे हैं, अगर देखा जाए कनाडा के अंदर जो है वो इंडियन डिप्लोमेट को जो है वो निकाल दिया गया और उसके बाद इंडियन जो सिटीजन वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनकी तरफ से मतलब ये सुनने में आया कि अगर इसके ऊपर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता, कोई डिसीजन नहीं किया जाता तो हम भी कनाडा को छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे दिविक भाई, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और फिर 4 मिनट की मीटिंग जो है वो भी आपके सामने है। जी कैमरॉन, मेरे ख्याल से केविन कैमरॉन मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो हाई कमिश्नर है। उनके साथ साथ एक और बंदे को भी निकाला गया है, उनका तो सिल्वेस्टर नाम है। वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के बंदे थे एम्बेसी में, जो अटैची होता है, इंटेलिजेंस का जो अटैची होता है। तो बेसिकली अब ये निज्जर का था। 2.5 महीने पहले उसको मार दिया गया कनाडा में। अब जब ये G20 में आते हैं तो कनाडा की अखबारें लिखती हैं कि वेयर वॉज कनाडा एट G20। उसके बाद जब बायलैटरल मीटिंग होती है तो एमईए की वेबसाइट पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है इंडिया की तरफ से, उसमें भी आप कनाडा को पूरा इंसल्ट करता है इंडिया पूरी दुनिया के सामने। फिर इनका ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो आज की तारीख में अभी भी इंडिया में खड़ा हुआ है बाय द वे। उसके बाद उनका दूसरा जहाज आता है, वो रास्ते में खराब हो जाता है, वो लंदन में लैंड करता है, फिर रिपेयर होकर वहां से फिर वापस आता है, इनको पिक करता है। कैनेडियन मीडिया पे ये न्यूज चल रही है कि जो ऑफिशियल जो जहाज था हेड ऑफ द स्टेट का, जो पहला जहाज था जो आपका प्राइमरी यूज में होता है, उसके अंदर कोकेन मिली है जस्टिन ट्रूडो के। ये कनाडा जाते हैं 3-4 दिन पहले, ये पहले बोलते हैं कि इंडिया के साथ जो एफटीए की टॉक्स चल रही हैं उसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, वो कैंसिल कर देता है। 2 दिन बाद पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर देता है। अब इसके अंदर भी एक पूरा लूपहोल ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक अपने कोई भी टर्म पूरा नहीं किया, बाय द वे तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है और ये कोएलिशन पे, हमारी पीडीएम की तरह कोएलिशन पे ही खड़ा हुआ है कनाडा में। अब इसका जो सबसे बड़ा अलायंस जो है वो है इसका नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह का, विच इज बेसिकली खालिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट कनाडा में। तो अब वो इसको ब्लैकमेल करता है, ये उनको ब्लैकमेल करता है। आज कनाडा की जो वहाँ के जो बड़े राइटर्स हैं और जो अमेरिका के भी, माइकल कुगलमैन है और आपके टेरी मिल्कवेस्की है, वो कहते हैं कि भाई ट्रूडो के ऊपर तो चाइना की इंटरफेरेंस के इल्जाम लगे हुए थे, इंक्वायरी चल रही थी कि ट्रूडो को चाइना ने जिताया इलेक्शंस में लास्ट। तो अब वो उस पर इंक्वायरी चल रही थी। अब पूरा सिनेरियो बदल गया उसमें जब ये बातें सारी हुई। अब ये बात आ जाती है कि कितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खालिस्तान के कनाडा में है और वो उनको सेफ हार्बर कर रहा है। अब इसने पार्लियामेंट में एक और चीज बोली कि निज्जर कैनेडियन सिटीजन है और वो कनाडा की जमीन पे आप लोगों ने आके मारा है, तो इट इज बेसिकली फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर सॉवरेनिटी। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर बोलते हैं निज्जर तो 97 में फेक पासपोर्ट पे आया था, 11 दिन में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने स्पाउस इमिग्रेशन की, स्पॉन्सर इमिग्रेशन जो वेडिंग होती है, हमने उस पर भी उसको कैंसिल कर दिया। फिर ये छुप गया, छुप के 5 साल बाद बाहर आता है तो फिर हमें मजबूरन उसको सिटीजनशिप देनी पड़ती है। और ये कहानी आपकी पीछे ऑल द वे बैक टू 81-82 तक जाती है और अगर आप उससे भी पीछे लेना जाएंगे तो ये शायद 100 साल तक भी चली जाएगी। खालिस्तानियों की कहानी ये इतनी छोटी कहानी है नहीं, क्योंकि देखें, एक अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऊपर जो सिख थे वो थे, फ्रंट लाइन थी, नीचे इंटेलेक्ट था। तो ये अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ है। 1968 के सीआईए के आर्काइव वेबसाइट पे आप चले जाएं, पब्लिकली अवेलेबल, सिर्फ खालिस्तान लिखे 1968 में
मतलब जब दुनिया को खालिस्तान का पता भी नहीं था तब से वो प्लानिंग इसके ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का भी लेना देना था बनाने में। फ्रैंकेनस्टाइन जो बनाया उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, इसके ऊपर जो इनके रॉ के ऑफिसर थे, जीबीएस सिंधु, वो भी सिख हैं, जो खालिस्तान को डील कर रहे थे, जो खालिस्तान रॉ के ऑफिसर थे। उन्होंने पूरी खालिस्तान के ऊपर किताब लिखी है, किस तरह बनाया गया, किस तरह इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन थी, किस तरह ये बाकी सारी चीजें आगे चली, किस तरह ये ऑल दिस लेड टू द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 1984। और फिर सिख राइट्स, वो पूरा उन्होंने कवर किया, वो खुद सिख है। इसके बाद केपीएस गिल, जिन्होंने डेकेड लॉन्ग उन्होंने पूरी जंग लड़ी पंजाब में इंसर्जेंट्स के खिलाफ, वो भी सिख हैं, उन्होंने भी ये सब लिखा है। और मैं आखिर में एक आगे हम फिर इसके ऊपर मजीद डिटेल्स में आपको दूंगा, लेकिन एक इन द एंड में इस सवाल को अगर कंक्लूड करूँ ना, खालिस्तानों का आइडियोलॉजी क्या है? सिख एम्पायर बनाना महाराजा रंजीत सिंह का, कैपिटल लाहौर है, ठीक है, तो उनके नक्शे में ना लाहौर आता है, ना उनके नक्शे में यहाँ का फिरोजपुर आता है, ना या जो दूसरे जो यहाँ के इनके हैं, मैं नाम ही भूल गया, ना उनके कोई भी सिख के इंपॉर्टेंस के प्लेसेस वर्शिप के कोई भी नहीं आता उनके नक्शे में। हमारा आपकी साइड पे आऊंगा, ये थोड़ा सा बताती चलें, ये कनाडा ही क्यों मतलब हमेशा जो ये खालिस्तान की आवाज उठती है, ये पूरी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा कनाडा ही में क्यों मतलब सुनाई देती है? और ज्यादातर देखा जाए तो इसी वजह से अगर हम इंडिया और कनाडा के रिलेशन की बात करें तो वो भी मतलब जो है कोई इतने अच्छे नहीं रहे इसको लेके। क्या कहना चाहेंगी, कल जो इंसिडेंट हुआ उस हवाले से क्या आपके रिमार्क्स हैं इस हवाले से? अली, जो बात जहाँ पे आती है कि कनाडा ही क्यों, तो कनाडा में तकरीबन 8 लाख जो है वो सिख बसते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसको आप कनाडा की ओवरऑल आबादी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं, पॉलिटिकली वो इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो जहां भी होता है वो आप जानते हैं कि वो उसका एक इम्पैक्ट होता है, और वहीं पे उसकी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीजें बहुत प्रोमिनेंट होंगी क्योंकि आपकी तादाद बहुत ज्यादा है कनाडा में। सिखों की तादाद जो है वो आप देख लें कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा कनाडा में है, तो उसके तो मेन। तो आप अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि क्यों मुसलमानों को दूसरे यूरोप कंट्रीज में बाकी जगहों पर भेजा जा रहा है, क्यों मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है। आप इस चीज को कोरिलेट कीजिए। माइग्रेंट्स हर देश में जा रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि जब उन देशों को पसंद नहीं करते, आप पश्चिमी तौर तरीकों को पसंद नहीं करते, तो आप इस्लामिक देश में माइग्रेट क्यों नहीं होते? ज्यादातर लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के देश, क्यों? इस चीज के लिए आबादी बढ़ाएंगे, आज नहीं तो 15 साल बाद हमारी चलेगी। क्लियर फंडा है, एकदम क्लियर, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में आपको असर दिख रहा है। ब्रिटेन में तो भाई ऑन रोड कहते हैं कि भाई अब तो हमारी आ गई, हम ये सब किसको नहीं मानते, सबको भगा देंगे, हमारा शरिया लॉ लगेगा। तो ये नहीं भूलना है। आप इसको सिर्फ कोरिलेट कीजिए, एविडेंस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। रीजन ये है कि अगर आपको वहां पे नजर आते हैं इनकी सारी तहरीकें या फिर उनका कोई भी आपको पीछे जाकर उसका सुराग मिलता है तो कनाडा में तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो 18 जून को हरदीप सिंह का जो कत्ल हुआ है, और ये उनके सिरे इलाका है जहाँ पे उनके गुरुद्वारे के सामने ही हुआ है, वो उसी गुरुद्वारे में एज ए नाजिम थे या नाजिम के तौर पे वो। और आप देखते हैं कि ये जो सारे खालिस्तान की मूवमेंट है ये आम आवाम से ज्यादा ये आप उनके गुरुद्वारों तक जो है वो ज्यादा ये स्ट्रांगली वो उन जगहों पे अपनी वर्शिप प्लेसेस है वहां पे ज्यादा चीजें प्रोपोगेट की जाती है, ये उसको वहां पे ज्यादा मजबूती से उन्होंने वो जगह पकड़ी हुई है। तो अब उसके बाद उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उनको ये बात लगी कि वो उन्होंने असेंबली में आकर कही कि हमें ये सारे जो ताने बाने हैं वो आप, अगर ये पवन कुमार साहब जो है ये भी आप जैसे बता रहे हैं, देविक ने बताया कि वो दिल्ली में जो जैसे उन्होंने निकाला वो उनकी इंटेलिजेंस, तो ये पवन कुमार साहब है सफारतकारी में, ये भी इसी तरह से इराक की कवर एजेंट है। तो उन्होंने भी उनको टारगेट करके कि इनकी इस मामले में हमें शवाहिद है, हमारे पास सारे सबूत हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनको निकाला है। तो ठीक है, अगर आप देखते हैं कि देखिए अब ये प्रोपेगेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। आपने कहा मैडम कि सारे सबूत हैं, सारी चीजें हैं,
लगता है कि आपने जस्टिन ट्रूडो का बयान नहीं सुना, आपने वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान नहीं सुना। अगर इन दोनों के बयान सुने हो और शायद आप समझ ना पाई हो, अगर आपने समझा होता दोनों का बयान, तो आप ये बात नहीं कहती कि सारे सबूत हैं। न तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सबूत हैं, उन्होंने कहा कि हो सकते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर कहती है मे बी इन्वॉल्व। मे बी का मतलब तो समझती है ना, इंडिया मे बी इन्वॉल्व और इंडिया आर इन्वॉल्व, ये फर्क है इसमें। आर इन्वॉल्व में और मे बी इन्वॉल्व में फर्क है। यकीन नहीं आ रहा, मैं दोबारा से दोनों की बातें सुनवाता हूं। यकीन नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से बात सुनवा देता हूं, जिससे मेरा पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों ये मैडम जो हैं ये प्रोपगेट कर रही हैं, सही जानकारी नहीं दे रही हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty, and as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. है सबूत तो दिखाओ ना सबूत। यही तो कनाडा का जो विपक्ष है वो यही तो मांग कर रहा है कि भाई ट्रूडो सबूत दो, और ट्रूडो सबूत नहीं दे पा रहे। एक तरह से अगर आपने इमोशनली इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना है तो फिर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो मे बी कहीं ना कहीं आप स्टेट के लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी डील करते हैं, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो ट्रूडो की बात हो रही है, डेफिनेटली उनको पॉलिटिकली बहुत बड़ी सपोर्ट है सिख कम्युनिटी से, और उनकी पार्टी में भी हैं, और उस बात पे अगर वो मुद्दा क्रिएट नहीं करेंगे या फिर इसके बारे में, मुझे ये इंसानी हमदर्दी से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये सियासी किस्म का एक वो स्टंट लगता है कि ठीक है आपने इसके ऊपर बड़ा खुल के बोले हैं, आपने बड़ा दुनिया में आप बड़ा वोकली आपने बोला है इसके ऊपर, फिर अमेरिका ने बात की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज ने बात की है, और आप इतना वोकल हुए हैं, और आप कहीं ना कहीं ये भी है। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये जो खालिस्तान की मूवमेंट के बारे में है, अगर आप इसको ग्राउंड पे देखें, ऑन ग्राउंड तो ये नजर नहीं आती, लेकिन अगर इसको ऑनलाइन देखें तो ये आपको काफी हद तक नजर आती है, और ये सारा जो नजर आती है आपको, ये कनाडा की साइड से नजर आती है। और अगर इसको वापस आप जानते हैं सारी तारीख, जैसे डेविड ने बताया कि 80s की पूरा टाइम आप उठाकर देख लें, इमरजेंसी का टाइम देख लें आप, उसके बाद उनका कत्ल देख लें इंदिरा गांधी का, उसके बाद दिल्ली में जो जो सिखों के साथ हुआ। बहरहाल आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी तबका एक आइडियोलॉजी लेकर चलता है, और वो आइडियोलॉजी जो है वो स्टेट के टोटल अपोजिट होती है, उसको कहीं ना कहीं स्टेट को किसी ना किसी तरह से टैकल करना पड़ता है, और वो कभी भी पसंदीदा नहीं होता। उसके ऊपर मुद्दे भी उठाए जाते हैं, उसके ऊपर इश्यूज भी बनते हैं, और वो मेरे ख्याल में जब आप किसी भी सिख भाई को बिठाकर बात करेंगे या पूछेंगे तो वो आपको बहुत डिटेल से वो चीजें बता सकते हैं। बाकी इस चीज पे अगर आपने बात की है तो अगर और इसके जवाब में फिर दिल्ली में से निकाला गया या उनको कहा गया, वो इस चीज को अगर इंटरलिंक भी किया जाए तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मसाइल तो है ना, कि आप कत्ल तो हुआ है, चाहे वो उनको जिस तरह से रेजिडेंसी मिली, लेकिन वो कनाडा के शहरी थे इस वक्त, तो चाहे वो इन वे कि अगर वो पॉलिटिकली भी वो ये स्टंट खेल रहे हैं ना, तो इस वक्त वो अपने ग्राउंड पे बिल्कुल मुकम्मल वो फैक्ट्स के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया जाता है। अमेरिकी सेनाएं पाकिस्तान में घुसती हैं, बिना पूछे बिना इन्फॉर्म किए पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन को मारती हैं, उसकी लाश वहां से उठाकर ले जाती हैं, ओसामा बिन लादेन के साथ और लोगों को भी मारती हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खतरे में नहीं पड़ती है। ठीक है, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का नागरिक था, तो क्या सऊदी अरब को यह कहना चाहिए था अमेरिका को कि आपने कैसे मेरे नागरिक को कत्ल कर दिया पाकिस्तान में?
वो तो मेरा नागरिक था, आपने कैसे कत्ल कर दिया विदेशी जमीन पर? इस सवाल का जवाब कोई देगा क्या? और मारना ही होगा तो निज्जर को क्यों मारेंगे यार? ये तो छोटे मोटे टुल्लू पुल्लू टाइप के लोग हैं, निज्जर उज्जर, जो खालिस्तान को हेड कर रहे हैं, जो बड़े इनके चेहरे हैं। मारना, अगर हाथ गंदे करने ही हैं, अगर हमारी एजेंसीज को हाथ गंदे करने हैं, तो छोटे मोटों को क्यों टिपकाएंगी? ये तो गली के गुंडे हैं, सीधे बिग बॉस को ठोकेंगे ना। दैट्स द थिंग फिलहाल के लिए। दीपिक भाई, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताएं, ये जो 4 मिनट्स की मीटिंग वाला वो है, उसके बाद बहुत से कैनेडियन जो हैं, कनाडा से सिंगर आ रहे थे कंसर्ट के लिए, उनको भी जो है वो बायकॉट कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि आप ना आए। और इंडियंस ने इस टाइम पे जितना मतलब यूनाइटेड होके दिखाया है, मतलब इस चीज के ऊपर किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या हमें भी इस चीज में उनसे सीखने की जरूरत है, या क्या सूरत हाल जा किस तरफ रही है? सर, लोगों से पहले अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो किस्सा है ये इतना पुराना है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये निज्जर जो था ये इन्वॉल्व था 1985 में। एयर इंडिया का प्लेन को में बॉम्बिंग हुई थी और उस प्लेन में 350 लोग कुछ थे, उसमें से 250 तो कैनेडियन सिटीजन थे भाई साहब। तो ये, और उस वक्त जो हैप्पी सिंह मारा गया है यूके में, जिसके ऊपर जी रिसेंटली ही इसी साल, बिल्कुल, इस साल बहुत लोग मरे हैं हमारा जी मैं उसकी बहुत लोग डिटेल्स, मरे। लाहौर में इवन तो सिख मारे गए हैं। अफगानिस्तान में भी मारे गए, ऑस्ट्रेलिया में भी एक गया है, अभी न्यूजीलैंड की बारी है। तो खालिस्तान और पर्टिकुलरली जो खालिस्तान की तहरीक के साथ लिंक थे। जी, खालिस्तान के साथ, बिल्कुल खालिस्तान का ही पूरा प्लान करके मारा जा रहा। अब इसके अंदर एक चीज आप ये देखेंगे, जो 85 की बॉम्बिंग हुई थी उसकी उन्होंने दीपिक, मार कौन रहा है इन्हें? इन विचारों का क्या कसूर है? मैं उस पे आ रहा हूँ। ये जो ऐसे तैसे करके है ना, उन्होंने केसेस बंद कर दिए, तो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवेन करती है और बोलती है कि इससे घटिया इन्वेस्टिगेशन कनाडा के ऊपर ये लानत है, ये धब्बा है। और उस वक्त जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो पियर ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो के फादर थे। तो ये लंबी कहानी है, खानदानी मसले हैं इनके। और वो कनाडा के पप्पू हैं, एक हमारे पास भी, एक इंडिया में भी है, एक यूक्रेन में बैठा हुआ है। तो दुनिया में आजकल पप्पू बहुत ज्यादा है, और सारे पप्पू में एक चीज कॉमन है, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के हैं, सारे कोकेन के शौकीन है। तो ये पता नहीं क्या चीज इन लोगों में सिमिलर है, कुछ ना कुछ। अच्छा, इसके अंदर अगर आप बात करें कि पहले तो मैं उसके अपोजिशन की बात करता हूँ। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो अपोजिशन लीडर है, उनका आज सुबह को स्टेटमेंट आया है कि ट्रूडो ने जब हमें कोई सबूत दिखाया ही नहीं है, ठीक है, पब्लिक में ना दिखाया, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मुझे पार्लियामेंट में दिखा दे तो मैं एटलीस्ट ओपनली पब्लिकली आके ट्रूडो को सपोर्ट करूंगा फॉर कैनेडा। उसने वो दिखाया ही नहीं है सबूत। न्यूजीलैंड का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया, जो 5 आइज जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग, उसके अंदर न्यूजीलैंड का जवाब नहीं आया। यूके बोलता है हम अपना एफटीए और अपनी ट्रेड बंद नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है वी विल लुक इनटू दिस। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न अबाउट दिस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है कि भाई तुम लोग जानो आपस में, ना हम तुम्हारे मामले में आ रहे ना तुम्हारे मामले में आ रहे। और जस्टिन ट्रूडो की औकात ये है कि 2018 में सऊदी अरब ने 24 घंटे के अंदर अंदर कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया था। ब्राजील के बोल्सोनारो इसको मुंह नहीं लगाते थे। लास्ट ईयर अगर G20 की बात करें तो G20 में शी जिनपिंग ने इसको जो डांट लगाई थी, वो वीडियो ऑडियो के साथ पूरी सर्कुलेट हुई थी बाली में। तो ये पूरा किस्सा। अब आ जाते हैं इनको मारा किसने। इंटेलिजेंस का देखें, पहला काम ये होता है कि सबूत छुपाओ। इंटेलिजेंस में पहले ये सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता कि मारना कैसे। इंटेलिजेंस का पहला चैप्टर पहली सबक ये होता है कि सबूत छुपाओ। अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। इससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एजेंसी का खौफ था, वो थी मोसाद। मोसाद के दुश्मनों को 40-40 साल बाद भी ढूंढ के वो मारते हैं। जिन्होंने मोसाद के खिलाफ आज कांड किया, रिटायर हो गए, 40 साल भी उनको जाके बुढ़ापे में भी मार के आएंगे। अगर ये काम किया तो अच्छा है, ठीक है, ओके। और बाय द वे जस्टिन ट्रूडो का भी आ गया कि वो टोन डाउन हो गए ना, सपोर्ट तो मिली नहीं G7 की कंट्री से, ठीक है। तो जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो टोन डाउन हो गया। टोन डाउन होकर कल रात को फिर बयान आ जाता है जस्टिन को, नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे और इंडिया ने हमें गलत समझ लिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये है सारा इशू, उसको पता चल गया है। और आप देखिएगा 25 में कनाडा के इलेक्शन है, जनवरी या फरवरी में ट्रूडो चला जाएगा।
गिर जाएगी इसकी सरकार। हमारा क्या कहना चाहेंगी, क्या लग रहा है सूरत हाल आगे किस तरफ जा रही है? अच्छा, ये जो पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि वो अवतार सिंह थे जिन्होंने ये बम ब्लास्ट में जिनका नाम था 1985 में, और उनको यूके के हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई, और पाकिस्तान में जनवरी में हैप्पी सिंह को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद मई में 7 मई को तकरीबन प्रेमजीत सिंह को मारा गया है, वो भी लाहौर में मारा गया। और इन सब ये सब वो एक लोग दिल्ली में भी मारा गया, एक दिल्ली में 2011 में भी और मारा गया। एक ये मैं बहुत सारे जो बिल्कुल ग्रुप था वो अलग अलग उसमें निजर अगर के आप था। थोड़ा सा आपने देखा होगा अमृतपाल सिंह को, थोड़ा आपने देखा होगा हाईलाइटेड करते हुए, और पूरी पंजाब की पुलिस उनके पीछे थी, और वो आप न्यूज पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पिछले 1 साल में ना आपने देखा होगा कि वहाँ के कुछ सिंगर मारे गए हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज भी इवन मारे गए हैं, और ये 1 साल में आप देखें जी तो खालिस्तान के साथ जो भी जिन इस आइडिया के साथ लिंक्ड हैं उधर, अब ये कोई हसीन इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि आपके स्लैब्स तक को नहीं मार्क किया गया जो खालिस्तान के लिए बोलते थे, और बहुत सारे लोग जो है उनको बड़ा कभी एक्सीडेंटल वे में और कभी बिल्कुल इसी तरह से कि मार दिया गया, चाहे गोली मारकर। और अब ये स्टेट पॉलिसी, जैसे देविक साहब बता रहे हैं कि ये उनको बेहतर पता होगा, ठीक है, स्टेट लेवल पे आप बहुत सारी चीजें जो है वो डील कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेसिक चीज जो आइडिया होता है ना, कि आप खालिस्तान का आइडिया अगर आपके इतनी बड़ी परसेंटेज के जहन में है, और या फिर उसके जहन से निकल चुका है, या वो उनको क्लियर वो करना चाहते हैं, और चंद एक लोग हैं जो ये ट्रिगर करते हैं, तो उसके लिए देखें उनको मारना, सबक सिखाना, मैं कभी भी इसको मैं हल नहीं समझती। इसका हल यही होता है कि आप इसको एजुकेट करें, और इसको आप बहुत सारे और तरीके होते हैं जिसमें आप उनको बता सकते हैं। आप देखें कि 1947 में भी हम अलग हुए थे ना इंडिया से, और रिलीजन की बेस पर अलग हुए थे, और इसके अलावा ये देखें कि इसको दो कौमी नजरिया, अगर आप यही चीज, अगर बहुत सारे मेरे ख्याल में सिख मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जो बड़े वोकल हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं अलग होना, लेकिन आपको पता है कि जब आपके गुरुद्वारे या आपके जो मंदिर या आपकी मस्जिद या जो आपके मेन आपके जो जरिए होते हैं ना ईमान के, या जहां आप जाते हैं और वो आपको इन चीजों में करते हैं ना इन्वॉल्व, या वो एक चीज को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी आम आवाम आहिस्ता 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 उनकी इंक्लिनेशन वो है वो उधर हो जाती है। तो मैं तो जरूरी कहूंगी कि बेसिक लेवल पे आवाम को एजुकेट किया जाए, मारना कोई हल नहीं है, और इस तरह से राह का कोई खौफ नहीं फैलेगा। जरूर अगर आप बात कीजिएगा देविक, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट अप, तो उसको आप पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिसाल है ना हमारे सिख बहन भाइयों के लिए, कि अब हमने अलग होकर भी, तो हमने, मुझे ये बताएं कि हमने क्या आपने हासिल कर लिया। हम शायद कर सकते थे, नहीं कर पाए, और उनको भी यही ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपकी सब तकलीफें हैं और ये सारी तकलीफें, और हमें भी यही ख्वाब दिखाया गया था। जनरल जिया को किसने मरवाया था? लियाकत अली खान को किसने मरवाया? जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने टांगा? बेनजीर भुट्टो को किसने मरवाया? स्टेट के भीतर स्टेट ने मरवाया। और मैडम ये बताइए, अरशद क्या नाम है, अरशद शरीफ नहीं, जो वो पत्रकार था, केन्या में किसने मरवाया उसको? आपके पूर्व पीएम इमरान खान कह चुके हैं कि एजेंसी ने मरवाया, पाकिस्तानी एजेंसी ने मरवाया उसे। अरशद शरीफ या वही तो नाम था ना, वो छोड़िए, आपके साथी हैं इमरान रियाज खान, उनके पिताजी, उनके अब्बा जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बेटे की गुमशुदगी को लेकर, गायब हैं। बेशर्मी की तरह आपका जो पुलिस का चीफ है वो कहता है कि हमें नहीं पता, अदालत फटकार लगाती है, आपकी कोर्ट कहती है कि जी पता लगाओ कहां है, वो नहीं मानता। आपकी आर्मी कह देती है हमें नहीं पता, एजेंसी कहती है हमें नहीं पता। जमीन निकल गई, आसमान खा गया इमरान रियाज खान को, उसकी बात नहीं करेंगी? नहीं, उसमें तो हमारे प्यारे पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी। शीशे के घरों में रहने वाले लोग बत्ती जलाकर कपड़े नहीं बदलते, वरना नंगई पूरी दुनिया में दिखती है। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर भारत को अपने हाथ गंदे करने होते तो वो सीधे इनके टॉप बॉसेस को मारता, न कि इनके टुटपुंजिए गली के गुंडों को। आपकी जो सारे मसले हैं ना, सारे दुख हैं, अगर आपको रोटी नहीं सी मिल रही, आप तालीम सही नहीं हासिल कर पा रहे, आपको मुलाजमतों में मौके कम है, आपका एक ही हल है कि आप इनसे मुल्क अलग कर लें। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, तारीख से सीखना चाहिए ना, और हम तो आपके पड़ोसी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे मसाइल हल हो गए हैं? इसका मतलब है मसाइल
अलग होने में नहीं थे। उनका हल जो था उसमें आपको किसी और हल की जरूरत है, और ये मेरे ख्याल में रूट लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाकर ये चीजें एजुकेट करने की जरूरत है, और इसके और तरह से टेक्निक्स आपको बनाएं। इस तरह से उनके जो भी लीडर हैं या जो भी जिस भी मुल्क में बैठकर उनको, और जो अभी साइलेंट लाइफ गुजार रहे हैं, उनको अगर आप मारेंगे, ट्रिगर करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म का उनका इलेक्शन का मुद्दा तो मैं जरूर समझती हूँ। 2024 जो है वो इंडिया में भी इलेक्शन का साल है, और आप जानते हैं कि इस तरह की टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि आप फौरी तौर पे जो मुद्दे बनाते हैं और खुद को आप एक पावरफुल पार्टी शो करते हैं या एक गवर्नमेंट शो करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप आम आवाम पे होता है और आपको वोट अच्छे मिलते हैं। मैं उसको भी लाजमी इसके साथ लिंक करूंगी। दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई फील दैट। चलिए जी, वीडियो यहीं तक खत्म हो गया। एक चीज मुझे लगता है कि क्लियर कर दी जानी चाहिए कि सिख और खालिस्तानी एक नहीं है। इसलिए अगर ये कोई कहता है कि खालिस्तानी सिख हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो सिख हैं वो भारत में हैं, जो सिख हैं वो जो भारत के बाहर हैं, वो कभी इन खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते। खालिस्तानी खालिस्तानी है, क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, वो सिख नहीं। तो आप उनको रिलीजन से मत जोड़िए, पहली बात। दूसरी बात, कितने हैं खालिस्तानी भाई, कितने हैं? जो पूरे सिख कम्युनिटी में 2 से 3% है, उनकी बात सुनी जाएगी, या जो 98% हमारे सिख भाई हैं उनकी बात सुनी जाएगी? और 98% जो हमारे सिख भाई हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। और बाकी यकीन मानिए कि जो खालिस्तान का मुद्दा उठा है या चर्चा में आ रहा है, खालिस्तान के सफाई की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह केपीएस गिल ने पंजाब को क्राइम, नशा और इनसे ये सब रेडिकलाइजेशन इससे मुक्त कराया था, अब पूरी दुनिया से खालिस्तान मुक्त होगी, पूरी दुनिया। और ये होगा, अब देखिएगा, इसकी शुरुआत हो गई है। आने वाले साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल में अब देखिएगा सफाया हो जाएगा। जितने ये खालिस्तानी चूहे हैं सब निपटाए जाएंगे, और जिसको जो करना है वो कर ले। कनाडा ने अभी क्या किया है उसको अंदाजा नहीं है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश को दांव पर लगाया है, और ये कनाडा के लोग जानते हैं। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि कनाडा के लोग किस तरह जस्टिन ट्रूडो को निकाल बाहर करेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि उनको जब असर का पता चलेगा ना, तब समझ में आएगा कि ट्रूडो ने उनके साथ किया क्या है। जल्दी मिलता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो की खत्म। दिव्य कुमार हमारा फाइट तो मैंने कोई ऐसे खास देखी कोई नहीं। खैर वीडियो मैंने पिक इसलिए की थी कि जो फाइट का लफ्ज़ आया था, मैंने अपना क्या झगड़ना को मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गया थी। इतनी कोई ख़ास तनाव नहीं था उनकी बातों में। खैर अब वीडियो का टाइटल था, हमने पिक कर ली, कोई मसला नहीं। अच्छा, बात अब आती है, काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, बात सारी की सारी ये पूरी की पूरी डिस्कशन है खालिस्तानी मूवमेंट और जो खालिस्तानी मारे जा रहे हैं, स्पेशली किसी भी मुल्क में, स्पेशली कनाडा में निज्जर मारा गया, उसके बाद हरतीब क्या उसका नाम है वो मारा गया, और वो लड़का भी बयान कर रहा था कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वो लोग पूरी दुनिया में सिख मारे जा रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक किससे है, खालिस्तान से है। वो चाहे न्यूजीलैंड है, वो चाहे इंडिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी है, किस एरिया में भी है, जिनका ताल्लुक स्पेशली कहीं ना कहीं लिंक खालिस्तान मूवमेंट से ना, वो मारे जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बात पॉइंट नोट करने की है। तहरीक को दबाने की कोशिश है यार। अच्छा मुझे ये बता, तहरीक को दबाने की कोशिश है, ठीक है, वो एक लादा। मुझे ये बता, जब अमेरिका मारता है किस भी मुल्क में कोई आदमी, जिस तरह मिसाल लें उसामा बिन लादेन को उसने मारा पाकिस्तान के अंदर, वो सऊदी अरब को मतलब था, शहरी था, और मुफ्ती जिस तरह कासिम सुलेमानी को मरवाया ईरान में, इनके टॉप जनरल
जनरल था, मेजर जनरल था आई थिंक, किंग का ईरान का कासिम सुलेमानी, भूल गए हो, ज़हरावी क्या नाम है उसका, एक साइंटिस्ट भी मारा गया। हाँ एक साइंटिस्ट फखरुद्दीन आई थिंक इसका नाम था। अगर अमेरिका अपने मफाद के लिए ऐसा कर सकता तो उसको कोई नहीं बोल सकता। अगर फर्ज कर मैं मान भी लिया, एक आप पाकिस्तानी जो लगे हुए हैं अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि उसकी इस बात पर ट्रूडो की जागरनसाई हो रही है बाकायदा, जिस तरह वो कहा जा रहा है ना, पप्पू कहते थे इसको, राहुल गांधी को, और यूक्रेन के जो डांसर हैं क्या नाम है उसका, ज़ेलेंस्की को, तो इसी तरह वो जो है अब डांसर टाइप का है एक वज़ीर आज़म का कनाडा का, उसमें कोई उसकी बात में दम नहीं है, उसमें बगैर अगर उसके पास सबूत है तो वो जाए कोर्ट में, बात करने की तो मकसद ही नहीं था, उधर प्रूव करके बोलता, बाद में बोलता कि यार आपने हमारे जो हदूद हैं या हमारी जो सालमियत है, यही तो बात है भाई कि उसके पास सबूत नहीं है, सिर्फ एस्टिमेटेड वो बात कर रहा है कि एक अंदाजा है उसका कि भाई इसके पीछे ये कंट्री हो सकता है, जिसकी वजह आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि खालिस्तानी मूवमेंट जो उनकी चल रही है उसका मकसद हो सकता है। तो देखें, जहाँ तक बात है किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी दूसरे मुल्क के नागरिक को मारने की, तो जैसे अमेरिका ने किया है, उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा है, सऊदीया ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं कहता हूँ कि जो अरब ममालिक हैं या जो हमारे जैसे पाकिस्तान हो गया, ऐसे ममालिक इतना ज़्यादा अपने नागरिक को अहमियत नहीं देते, नहीं अगर वो किसी और कंट्री में मारा जाए तो इतनी अहमियत नहीं देते, ना ही कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन जो गोरे हैं ना, इनका मैंने अक्सर देखा, गोरे हो गए और इसराइल जैसे हो गए, अगर इनके नागरिक के साथ कोई ज्यादती की जाती है ना, तो ये भाई लाजमी एक्शन लेते हैं। जैसे आप लगा लें कि हमारे पाकिस्तान में एक गोरा था, अमेरिकन था मेरे ख्याल, रेमंड डेविस, उसने मेरे ख्याल में 1 के 2 पाकिस्तानियों को मारा था, लेकिन उसकी ताकत ही अमेरिका की, यूएसए की देख लें, वो यहाँ से बंदा उन्होंने अमेरिका। अच्छा, एक और बात कभी सोचता हूँ कि यार इंडिया की पावर बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो किस लिहाज से ना भाई, एक बात है, जस्टिन ट्रूडो जो है ना, वो एक बात पे मैं कहता हूँ कि वो सही है भाई। वो 8 लाख तकरीबन जो है ना खालिस्तानी, वो वहाँ पे बसते हैं, सिख कम्युनिटी जो है कनाडा की, वहाँ पे बसते हैं। तो उसने की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने अपने एक सिटीजन के कत्ल होने पे इतनी बात की है, एक्शन लिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसके पास सबूत बिल्कुल नहीं है, उसने एक सबूत होते तो अभी तक पेश नहीं कर देता, उसके पास सबूत होते या कोई प्रूफ होते सुन ले रहमतुल्लाह, तो वो लाजमी सुन ले ये जी रहमतुल्लाह साहब। आपने कल कहा था कि आप सर्च करके ना, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च की, कनाडा और इंडिया के बारे में। जी। तो इंडिया का जो डिफेंस का जो बजट है वो $55 मिलियन है और कनाडा का सिर्फ 35 है। अच्छा। और मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके डिफेंस सिस्टम में ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के, मतलब इंडिया के पास हैं और कनाडा के पास नहीं है। जो एयरक्राफ्ट हैं वो कनाडा के पास ना होने के बराबर है। इसकी वजह यह है कि वो अमन पसंद लोग हैं, क्योंकि उनके मतलब उनकी कंट्री साइड पे इस तरह के जो है ना काम नहीं होते जिस तरह हमारे यहाँ पर होते रहते हैं, वॉर होती रहती, थोड़ी बहुत झड़प बॉर्डर पे होती रहती है। उनके तो देखें तो बॉर्डर ही नहीं है, कोई उन्होंने तार वगैरह कोई बाउंड्री जो है नहीं। मतलब कहने का मकसद कंक्लूड करो ना, मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका अपना इंडिया और कनाडा की जंग लगती है ना, तो इसमें मैं मानता हूँ कि कनाडा को शिकस्त होगी। भाई कनाडा का पता क्या है, कनाडा की इतनी ज्यादा दुश्मनी नहीं है, उसका वो सिर्फ लड़ाई करता है असलम भाई, चौकीदार वही रखते हैं इत्तेहादी के साथ, भाई चौकीदार वही रखते हैं जिनको पता हो कि मोहल्ले में या इर्द गिर्द कुत्ते हो। भाई जिनकी दुश्मनी होती है वही सिक्योरिटी गार्ड। यार मैंने एग्जांपल दे दी ना, जिनको खतरा हो कि हमारे घर में कोई कुत्ता वगैरह ना दाखिल हो जाए और हमारे लोगों को ना काट ले, तो वो ही चौकीदार रखते हैं, वो ही मुआफ़त रखते हैं। तो ये सूरत पाकिस्तान और इंडिया की और तमाम मालिक की। अब इंडिया को पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, घुसपैठ हैं, अंदर दाखिल हो सकते हैं, तो उस वजह से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस वजह से जो है ना अपनी रखवाली करने के लिए आइटम बनाए कि हमारी साइड पे कुत्ते वगैरह
हाँ, ईरान भी कुत्ता है, अफगानिस्तान भी कुत्ता है, उसका अफगानिस्तान भी कुत्ता है, ईरान भी कुत्ता है। नहीं, मैं इस्लामिक मुल्क कुत्ता है। नहीं, मैंने इस्लामिक की नहीं बात की। भाई इस्लाम नाम मैं किसी को मैं मान लेता तो तुम इंडिया को पॉइंट आउट कर, लेकिन उसमें आपका बेगैरत जो आपका है, अफगानिस्तान भी कुत्ता, ईरान भी कुत्ता, चाइना भी कुत्ता। सबसे बड़ा बघियाड़ जो बुली कुत्ता हम बोलते हैं, बघियाड़ जो वो चाइना। वो तो है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट है, चाइना बिल्कुल है। चाइना के मफाद के लिए जो कुछ भी पाकिस्तान में, ईरान भी कुत्ता जो आपका इस्लामिक मुल्क है। नहीं, वो नहीं है। वो भी क्यों कुत्ता नहीं है? मैंने उसको कहा, मैंने तो किसी को भी नहीं कहा, मैंने सबको कह दिया, एग्जांपल दी, मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने यही कहा ना कि ईरान भी कुत्ता दल्ला बेगैरत, अफगानिस्तान भी कुत्ता, आप इस्लामी मुल्क जिसे अल्लाह का नाम है वो कुत्ते ही है। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इसका इस तरह नहीं कहा। तुमने कहा जो इर्द गिर्द है, अपनी पॉइंट पर बात पर रहो। तुमने कहा कि अब जो इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द पाकिस्तान के ईरान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, चारों हो गए, चारों कुत्ते हो गए। मैंने किसी का नाम तो नहीं ना लिया। तुम्हारा बेगैरत चाइना कुत्ता, तुम्हारा अफगानिस्तान कुत्ता, तुम्हारा ईरान कुत्ता, तुम्हारे मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले हो, तुमने प्रूव कर दिया कि वो कुत्ते हैं। भाई उसका अल्लाह को मानने वाला मुल्क, उधर मुसलमान उधर रहने वाले, जब पूरा मुल्क कुत्ता तो उसमें जारी बात रहने वाले भी कुत्ते। तो फिर आप पाकिस्तानी को क्यों कहते हैं? पाकिस्तान को भी आप खुद ने, आपने कितनी यार मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, तो तुमने कहा कि कुत्ते हैं, ठीक हो गए। तुम्हारे सारे ईरानी कुत्ते, यानी कि अल्लाह का नाम जो भी लेता है वो कुत्ता है। और नौज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, तुम्हारे कहने के मुताबिक जिस तरह तुमने कहा अफगानिस्तान सारे कुत्ते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा ना, मेरा मैं तुम्हें इधर कोई ना, मैं ये दिमाग मुझे तुम्हारा मकसद नहीं था, मुझे पता है तुम किस लिए बढ़ा से कहा रहे हो। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।